नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और अभी तक जो है हमने संविधान की 10 क्लासें पढ़ ली हैं। और आज जो है हम इस सेशन में संविधान की आपकी 11वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका क्या रहेगा खास। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन कब आया, क्या उसमें प्रावधान रहे, है ना, कब पाकिस्तान की मांग की गई और किसका क्या कथन उसमें रहा था। अब जो है हम भारत और पाकिस्तान अलग होगा आपका, है ना, दोनों के क्या प्रावधान रहेंगे, क्या आपके जो भारत सरकार अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो की लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आप बताइए क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं। कमेंट करके आंसर दीजिए, आप लोग तैयार हैं, यस या नो। तो बताइए जल्दी से, हम इस क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आप लोग आज जो है हेडिंग डालिए। हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या पढ़ने वाले हैं हम, हेडिंग डाल लीजिए आप, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपको याद रखना, इसको जो पारित किया गया था, जो ब्रिटेन की संसद थी वहां पर पारित किया गया था आपका कब, 18 जुलाई 1947 को। इसको जो है ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। क्या किया गया था, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो आपको ये जरूर याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में किस तारीख को पारित किया गया था। तो आप बताएंगे 1947, और डेट कौन सी आपकी, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अब हम देखते हैं इसमें क्या था आपका विशेष, क्या प्रावधान, इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो इसकी हम हेडिंग डाल लीजिए आप, इसकी बात करने वाले हैं, विशेषताएं क्या थी। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, इसकी विशेषताओं की चर्चा करने वाले, क्या इसकी विशेषताएं आपकी थी। तो पहली विशेषता थी कि 15 अगस्त 1947 से भारत को, है ना, पाकिस्तान और भारत नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता आप लिख लीजिए। पहली विशेषता क्या थी, उन्होंने इसमें कहा कि हम 15 अगस्त 1947, कब, 15 अगस्त 1947 को भारत को, भारत और पाकिस्तान, याद रखना दो भाग हैं आपके, कौन कौन से, भारत को, भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने प्रावधान किया था उसमें। किसमें प्रावधान किया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उन्होंने ऐसा प्रावधान आपका किया था कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को, है ना, भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में इसको विभाजित कर दिया जाएगा। जब इसको दो भागों में विभाजित करेगी, और उन्होंने इसमें क्या प्रावधान लेकर आए, तो इसमें जो अगला प्रावधान आपका लाया गया था, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक आधिपत्य के में एक गवर्नर जनरल होगा। यानी लिखना कि प्रत्येक आधिपत्य में एक गवर्नर जनरल होगा। कौन होगा आपका, प्रत्येक आधिपत्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाएगी। तो आप लिख लेना, होगा गवर्नर जनरल होगा, जिसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे आपके, तो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाएगी। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए उन्होंने क्या कहा,
एक गवर्नर जनरल होंगे, दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, और उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? आपके इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाएगी। और आगे याद रखना, और उन्होंने क्या प्रावधान किया? तो उन्होंने कहा कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा, याद रखना, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक उन्होंने क्या कहा? तब तक जो है शासन प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। तो याद रखना, तब तक प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलेगा। तो जे आपको याद रखना, उन्होंने क्या प्रावधान किया था आपका? कि जब तक आपका संविधान नहीं बनेगा, तब तक आपको देश को चलाना कैसे है? तो उन्होंने देश को चलाने के लिए बताया कि आप जो है देश को चलाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। किसके आधार पर चलाया जाएगा? आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर देश को चलाया जाएगा। और उन्होंने क्या कहा? इसमें जो है इसने भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। याद रखना, इसमें क्या रहेगी? आपकी जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह भारतीय डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन में शामिल हो या ना हो, उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह भारतीय डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन में शामिल हो या ना हो, वो स्वतंत्र भी रह सकती है या दोनों में से किसी एक में भी आपके शामिल हो सकती हैं। ऐसा जब प्रावधान आया आपका, तो फिर धीरे धीरे बंटवारे हो गए आपके। और नोट लगाकर याद रखना, यहीं पर बहुत इंपोर्टेंट आप नोट लगा लीजिए। क्या इसमें हम नोट में लिखने वाले हैं? तो देखिए आप, इसमें क्या कहा गया आपका? 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ और दूसरा प्रारंभ हुआ। याद रखना, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को किसकी बात चल रही है आपकी? कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ तथा दूसरे का प्रारंभ हुआ। तो ये इसमें लिखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास का एक कालखंड का अंत हुआ, दूसरे कालखंड का क्या हो गया था? आपका शुभारंभ हो चुका है। और याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहीं पर याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम आप लिखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए भारत को बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे उनका नाम क्या था? आपका लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और याद रखना कि 14 अगस्त 1947 को,
याद रखना, यही हमें कौन के बारे में याद रखना है, एक डेट और याद रखना आपको, 14 अगस्त 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को लिखना। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल बने, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। जब जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं, और यही हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को ही जो आपके जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री बने थे आपके। तो याद रखना, यही हम किसकी बात कर रहे हैं आपकी, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इतने सारे प्रावधान आपको याद रखना है। ये कब के प्रावधान है आपके, 15 अगस्त 1947 के प्रावधान थे। फिर क्या हुआ आपका, तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो हेडिंग डालना आप, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का देखने वाले हम क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव हम इसमें चर्चा करते हैं आपके, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रभाव है आपका, वो प्रभाव पड़ा किस पर आपका, संविधान सभा पर। किस पर पड़ा प्रभाव आपका, संविधान सभा पर। तो संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ा था मेरे प्यारे साथियों, जो संविधान सभा थी वो आपकी संप्रभु सभा बन गई थी। यानी क्या हुआ, संविधान सभा आपकी ये जो है ये संप्रभु सभा बन गई। संविधान सभा कैसी सभा बन गई आपकी, संप्रभु सभा बन गई। संप्रभु का मतलब लिख लेना, संप्रभु का मतलब होता है कि वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है, कि वह देश जो अपने आंतरिक व बाह्य, कौन कौन से देश निर्णय आपके, आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो याद रखना कि वह देश जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए कैसा हो, स्वतंत्र हो, वही कहलाते हैं आपके संप्रभु। दूसरा क्या हुआ आपका, तो याद रखना, दूसरा इसी में प्रावधान आया कि संविधान जो सभा थी, संविधान सभा दो प्रकार से काम कर रही थी आपकी। यानी कौन कौन से काम कर रही थी आपकी, तो वो उसके कार्य कौन कौन से थे, तो देखिए हम कार्य की बात करते हैं। एक तो वो संविधान निर्माण कर रही थी आपकी, यानी उनका कार्य क्या था आपका, संविधान को बनाना। पहला कार्य क्या था, संविधान को बनाना, ठीक है ना। संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उस समय जो अध्यक्ष बन जाते थे आपके अध्यक्ष, है ना, वो कहलाते थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, जब संविधान को बनाना था तो अध्यक्ष बन जाते थे संविधान सभा के कौन, आपके राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब विधायिका का कार्य आता था, किसका कार्य आता था आपका, तब बात चलती थी जब विधायिका की, किसकी बात चलती थी आपकी, जब बात आती थी किसकी, आपकी विधायिका की बात आती थी, तो जो संसद है उसके अध्यक्ष बन जाते थे आपके जीवी मावलंकर। तो इसके जो अध्यक्ष बन जाते थे आपके कौन, अध्यक्ष कौन बन जाते थे आपके, तो अध्यक्ष बनते थे आपके कौन, जीवी मावलंकर। अध्यक्ष कौन बन जाते थे आपके, जीवी मावलंकर जो थे इसके अध्यक्ष बन जाते थे
जीवी मावलंकर का पूरा नाम याद रखना आप। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या था आपका? तो जीवी मावलंकर का जो पूरा नाम था, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था उनका? पूरा नाम आप लिख लेना, गणेश वासुदेव मावलंकर का था। क्या नाम था इनका? तो आप लिख लीजिए गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ये आपके अध्यक्ष बन जाते थे। तो इनके बारे में याद रखना। और क्या प्रभाव पड़ा? तो याद रखना, संविधान सभा की संख्या में परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो यही हम तीसरी बात करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हुआ। कौन कौन से परिवर्तन हुए आपके? तो परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो पहला जो परिवर्तन आया आपका, क्या आपको पता, सदस्य जो बचे थे उनकी संख्या कुल बची थी आपकी 299 सदस्य। कुल जो सदस्य थे वो कितने बचे आपके? 200, केवल 99 ही सदस्य बचे। कितने में से? पहले थे कितने आपके? पहले जो सदस्य थे 389 है ना। अब कितने बचे हैं? केवल आपके 299 बचे। 299 में बात करें तो कौन कौन से बचे थे सदस्य आपके? तो आपको याद रखना 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। कितने थे आपके? 229 सदस्य कहां से थे आपके? तो ये थे आपके ब्रिटिश भारत से। 229 सदस्य कहां से हैं आपके? ब्रिटिश भारत से है। और सदस्य 70 सदस्य कितने आपके? 70 जो सदस्य हैं वो थे आपके कहां से? देसी रियासतों से। कहां से थे आपके? देसी रियासतों से। तो ये आपको याद रखना, 229 थे ब्रिटिश भारत से है ना, 70 सदस्य थे आपके कहां से? देसी रियासतों से थे। अब जब हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो बताइए आप यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं? इधर तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर हम जो है आगे बात करते हैं। चलिए अब जो है हम बात करते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, कौन अलग होता है? भारत से पाकिस्तान अलग होता है। तो याद रखना अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी समितियां बनाई गई है ना। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका स्थान परिवर्तन करवाया गया पहले। तो याद रखना, हेडिंग डाल दीजिए पहले किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। तो इनको जो है क्या कहा जाता है आपका? इनको जो है संविधान निर्माता कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? संविधान निर्माता भी कहते हैं। अब याद रखना, जब ये चुनाव लड़े थे, यानी इन्होंने प्रथम चुनाव कहां से लड़ा था? प्रथम चुनाव, तो प्रथम चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा था? तो आप लिखना पूर्वी बंगाल से जीता था। कहां से जीता था आपका? पूर्वी बंगाल से जीता। तो प्रथम चुनाव कहां से जीता था इन्होंने? पूर्वी बंगाल से जीता था। याद रखना, जब पूर्वी बंगाल से इन्होंने चुनाव जीता था तो ये कहां चला गया था आपका? तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो याद रखना, ये कहां चला गया था आपका? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। प्रथम चुनाव पूर्वी बंगाल से इन्होंने जीता और बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो फिर क्या हुआ? तो इनको जो है, अब देखिए राजनीति में तो लाना पड़ेगा। राजनीति में लाने के लिए कहीं ना कहीं से चुनाव जिताना पड़ेगा। अरे बोलो यस या नो? तो जब इनको चुनाव ही जिताना है तो फिर इनके लिए क्या की गई? बम्बई से। कहां से? बम्बई से
पूना एक जागीरदार हुई थी तो पूना की सीट रिक्त की गई, है ना। बंबई में पूना की सीट रिक्त की गई, रिक्त बोले तो खाली की गई। अब आपको पता है ऐसे ही तो सीट खाली नहीं हो जाती है, कोई ना कोई तो उस सीट पर जीता ही होगा, तो उनका नाम लिख लीजिए। उनका नाम था M.R. जयकर ने उस सीट को खाली किया था, है ना। पहले कौन थे इस पर, तो पहले जो इस पर थे उनका नाम था M.R. जयकर ने सीट खाली की, सीट जो है वो कैसी कर दी थी, खाली कर दी। ये आपको याद रखना है कि सीट खाली करने वाले कौन थे आपके, तो उनका नाम क्या है आपका, उनका जो नाम है M.R. जयकर ने उस सीट को खाली कर दिया था। अब याद रखना फिर क्या हुआ, जब इन्होंने सीट खाली कर दी तो यहाँ पर उपचुनाव हुए। क्या हुए आपके, उपचुनाव हुए, उपचुनाव करवाए गए। जब उपचुनाव करवाए गए तो भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत जाते हैं। उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत जाते हैं। जब से जीत जाते हैं तो उन्हें जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो याद रखना इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष जी आगे चल के बन जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ तक आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में समझ में आ गया होगा, कहाँ से थे, कहाँ पर चुनाव लड़े, और अब जो है बाद में ये कहाँ पर आपके चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं और इनको सीट मिल जाती है पूना की। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, है ना। हेडिंग डाल दीजिए आप, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। किसकी बात कर रहे हैं अपन, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, है ना, उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना जो बड़ी समितियां थी वो 8 समितियां थी, प्रमुख समितियों में 8 बड़ी समितियां थी। कैसी थी आपकी, 8 जो है वो बड़ी समितियां थी। उन 8 के बारे में हमें नाम याद रखना कि उनके अध्यक्ष कौन कौन को बनाया गया था। तो सबसे पहले जो आती है आपकी, तो सर्वप्रथम जो पहले आती है उसका नाम था प्रारूप समिति। कौन सी आती है आपकी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति को ही क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो आप लिख लीजिए, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, है ना। इसी को एक और नाम भी कहते हैं, इसी को पांडुलेखन समिति कहते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है आपका, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इस समिति को जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम लिख लीजिए। इनके अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आती है आपकी संघीय शक्ति समिति। दूसरी कौन सी आती है आपकी, तो उसका नाम लिख लीजिए। दूसरी आई आपकी कौन सी, संघीय शक्ति समिति। तो संघीय शक्ति समिति जो आई उसके अध्यक्ष लिख लेना आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगली समिति आई, उसका नाम लिख लीजिए आप, उसका नाम था संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति जो बनाई गई आपकी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके भी अध्यक्ष कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके भी अध्यक्ष कौन है आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर चौथे नंबर पर जो समिति आई उसका नाम है राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से संबंधित समिति आई, इसके भी अध्यक्ष कौन कहलाए आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहलाए।
फिर आपकी आती है, उसका नाम है नियम एवं प्रक्रिया समिति। कौन सी समिति आती है आपकी? तो अगली जो समिति है उसका नाम लिख लीजिए आप। उस समिति का नाम क्या है? तो नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति। इसके जो अध्यक्ष बने उनका नाम क्या था आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला याद रखना, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति आती है आपकी? संचालन समिति। तो जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है, आपसे पूछा जाएगा इधर ही, याद रखना, नोट लगा के लिख लेना इधर ही। क्या लगाना आपको? नोट लगा लीजिए आप। इधर ही पूछा जाएगा कार्य संचालन समिति, इधर ही ब्रैकेट में लिख लेना आप, कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम याद रखना, के एम मुंशी थे। कौन थे आपके? के एम मुंशी। कौन थे आपके? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद जो अगली समिति आती है उसका नाम लिखिए आप। तो 7वें नंबर पर समिति आती है मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति। मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, या आपसे पूछ ले अल्पसंख्यकों से संबंधित, इसी में कॉमा करके लिख लेना आप, किससे संबंधित? अल्पसंख्यकों, है ना। और क्या पूछ सकते हैं आपसे? तो जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित, जनजातीय, जनजातियों एवं बहिष्कृत, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था इनका? तो आप कहोगे सरदार पटेल को जो है इनका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आपको और भी कुछ विशेष तरीके से याद रखना है कि अगर इनकी उप समिति पूछी जाए, याद रखना मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना यहीं पर आपको मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसकी बात चल रही है आपकी? तो आप बात करेंगे मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे आपके, कौन को बनाया गया था? तो उनका नाम लिख लीजिए, जेबी कृपलानी। किसको बनाया गया था आपका? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। एक और याद रखना, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, किसकी बात करते हैं अब अपन? अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम लिख लीजिए। इनका जो नाम था H.C. मुखर्जी। क्या नाम था आपका? H.C. मुखर्जी इनका आपका नाम था। तो ये भी आपको बहुत इंपोर्टेंट तरीके से नाम याद रखना है। अब एक देखिए, अभी तक हमारी 7 समितियां हो गई हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी समिति के बारे में? तो जो है अगली समिति जो है आपकी वो है 8वें नंबर की समिति। कौन से नंबर पे आती है अब आपकी? अगली जो है उसका नाम लिख लीजिए। 8वें नंबर पे जो समिति आती है उसका नाम है प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी आपकी? प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी आपकी? प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल।
इनको अध्यक्ष आपका बनाया गया था। तो इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं, कुछ और समितियां थी, तो आपसे पूछ सकते प्रारूप समिति में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो हेडिंग डाल लीजिए आप। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति, है ना। हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग डाल लीजिए आप प्रारूप समिति। क्या हेडिंग डालना आपको, हेडिंग डाल लीजिए आप प्रारूप समिति। किसके बारे में हेडिंग डालना है, प्रारूप समिति। तो हेडिंग डाली प्रारूप समिति। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कार्य प्रारूप पर विचार विमर्श करना। क्या करना, कार्य प्रारूप पर विचार विमर्श करना। और इसके जो है इसमें कुल कितने व्यक्ति थे, तो अध्यक्ष को मिलाकर भी 7 व्यक्ति थे। सात सदस्य थे, है ना। इसमें आप लिख लेना अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित कितने व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति थे। तो अब हम याद रखना इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। इसका गठन लिख लीजिए आप, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था आपका, तो 29 अगस्त 1947 को। इसका गठन कब किया गया था आपका, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का आपका गठन किया गया था। अब पूछते हैं तो इसमें कौन कौन थे, तो सबसे पहले हम 8 व्यक्तियों के नाम लिखते हैं। तो नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप, नंबर फर्स्ट जो आते हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। कौन थे आपके, भीमराव अंबेडकर। तो जी कौन थे आपके, ये अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो दूसरे व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, दूसरे कौन थे इसमें, तो जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति आते हैं उनका नाम है आपका एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे व्यक्ति का नाम लिखिए आप, तीसरे जो महान व्यक्ति हुए उनका नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या नाम था उनका, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे हो गए आप। अब कौन से नंबर के आते हैं, चौथे जो व्यक्ति थे उनका नाम लिख लीजिए आप के एम मुंशी। कौन थे आपके, के एम मुंशी। पूरा नाम क्या है इनका, कन्हैया लाल, क्या नाम है इनका, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो ये किसका नाम है, के एम मुंशी का नाम है। इसके बाद जो है अगला जो 5वें नंबर पर आता है उनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे आपके, टीटी कृष्णमाचारी। कौन है आपके, टीटी कृष्णमाचारी। अब याद रखना जो टीटी कृष्णमाचारी थे, है ना, इनकी ये किसकी जगह पर आते हैं, तो ये जो आते हैं आपके डीपी खेतान की जगह पर, है ना। डीपी की डीपी हो जाती है ना, डीपी खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तभी उनकी जगह पर आते हैं कौन, आपके कृष्णमाचारी। फिर यही याद रखना है 6वें नंबर पर जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम था एन माधवराव। कौन आते हैं आपके, एन माधवराव। कौन आए आपके, एन माधवराव आते हैं। तो एन माधवराव किसके आपको आते हैं, बीएल मित्रा की जगह पर आते हैं। किसकी जगह पर आते हैं, तो उनका नाम लिख लीजिए बीएल मित्रा। तो ये किसकी जगह पर आते हैं आपके, बीएल मित्रा। तो बीएल मित्रा की जगह पर आते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या दिया था इन्होंने, इस्तीफा दिया। तो उनकी जगह पर कौन आ गए थे आपके, एन माधवराव आपके आ जाते हैं। और लास्ट जो है 7वें नंबर पर जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम लिख लीजिए आप
7वें नंबर पर जो व्यक्ति है उनका नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इनका नाम था। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। कौन थे आपके? मुस्लिम व्यक्ति थे। तो आपसे देखो क्या पूछा जाएगा कि बताइए प्रारूप समिति में शामिल होने वाले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या था आपका? सैयद मोहम्मद सादुल्ला इनका नाम था। तो देखिए यहाँ तक जो है हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लिया है कि प्रारूप समिति में कौन कौन से आपके व्यक्ति शामिल थे। तो आप चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन आते थे आपके। तो पहला है, इसके बारे में पढ़ा हमने, कार्य प्रारूप पर विचार विमर्श करना था इसका काम। दूसरा, इसमें कुल 7 व्यक्ति थे, अध्यक्ष भी इसमें शामिल था, है ना। इसका गठन कब किया गया आपका? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे कौन थे आपके? कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे आए अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पर के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या आपका? तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। फिर आते हैं आपके टी.टी. कृष्णामाचारी, जो डी.पी. खेतान की जगह पर आए आपके, है ना। फिर आपके एन माधवराव, जो बी.एल. मित्रा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनकी जगह पर आए। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि आपके एक मुस्लिम व्यक्ति थे। आप बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है आपको, और ये सबको आपको नोट डाउन करते चलना है। अब जो है हम कुछ छोटी समितियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपकी कुछ छोटी समितियां भी थी। हेडिंग डाल लीजिए आप, छोटी समितियां। किसकी बात करने वाले हैं अपन? कुछ छोटी समितियों की बात करने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था। यही हेडिंग डाल लीजिए, नंबर फर्स्ट, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो हमने पढ़ दिया था, के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके। दूसरे, राष्ट्रीय ध्वज समिति। दूसरा कौन सा आएगा आपका? दूसरा जो आया आपका राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे आपके? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। तीसरे कौन आए आपकी? एक और समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उनका भी नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। याद रखना क्या नाम था उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला याद रखना, सदन या आवास समिति। सदन या आवास समिति। तो सदन या आवास समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया कौन थे आपके? पट्टाभी सीतारामैया को क्या बनाया गया था? तो आप बताएंगे, सदन एवं आवास समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर जो अगले 5वें नंबर पर समिति आती है, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। कौन सी आती है आपकी? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था एम वरदाचारी। कौन थे आपके? एम वरदाचारी। तो एम वरदाचारी जो है, इसके अध्यक्ष बनाए गए। और याद रखना, नागरिकता से संबंधित समिति। किससे संबंधित थी आपकी? नागरिकता से संबंधित समिति। नागरिकता से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? एम वरदाचारी थे। तो याद रखना कि जो आपके एम वरदाचारी हैं, कौन है आपके? एम वरदाचारी जो हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्या कहेंगे आप? ये जो थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
याद रखना, ये कौन नहीं थे आपके, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और कौन आया इसमें, तो और अगली जो समिति आती है उसका नाम लिख लीजिए आप। अगली जो समिति थी क्रेडेंशियल या प्रत्यायक समिति। कौन सी समिति आती है आपकी, क्रेडेंशियल। तो अगली समिति का नाम लिख लीजिए आप, क्या नाम है, क्रेडेंशियल। क्या नाम है, क्रेडेंशियल समिति, जिसको नाम दिया जाता है प्रत्यायक समिति। क्रेडेंशियल समिति या प्रत्यायक समिति है ना। इसके जो अध्यक्ष थे अल्लादी, है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक और लिखना है जो 8वें नंबर पर आती है, प्रेस दीर्घा समिति। कौन सी समिति आती है, प्रेस दीर्घा समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। कौन बनी आपकी, तो अगली जो समिति के अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी आपकी, उषा नाथ सेन। तो इतने जो नाम है वो हमने किसके अंतर्गत पढ़ लिए आपके, ये सब जो है हमने पढ़ा है किसके बारे में, छोटी समितियां जो है आपकी उनका निर्माण किया गया। छोटी समितियों की संख्या कितनी थी आपकी, बहुत समितियां थी, लेकिन हमने मुख्य रूप से केवल कितनी पढ़ ली है, 8 समितियां पढ़ ली, जो आपके ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो कौन कौन सी थी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी थे। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन एवं आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, एम वरदाचारी थे। नागरिकता से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी वरदाचारी थे। और इम्पोर्टेंट तरीके से नाम याद रखना, एम वरदाचारी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यही क्रेडेंशियल समिति या प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और प्रेस दीर्घा समिति कौन सी है, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपकी, तो वो थी आपकी उषानाथ सेन। कौन थी आपकी, उषानाथ सेन। तो आशा है कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अगली क्लास रहेगी संविधान निर्माण के ऊपर, है ना। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ आपका, अगर हम इसमें आगे बढ़ाएंगे तो आपकी क्लास लंबी चली जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो वहां आपके बारे में समझें किसने संविधान लिखा, कैसे किसने पेज तैयार किए, है ना। तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम इसी सेशन में थोड़ी सी और जो है उसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत छोटी क्लास आपकी हो जाएगी, है ना। तो इसमें ही हम बात करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आप हेडिंग क्या डालेंगे, आप संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या पढ़ना आपने, संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, याद रखना, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, यानी निर्माण, तो इसके निर्माण में कितना समय लगा, तो आप लिख लेना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था आपको, तो 2 वर्ष
11 माह 18 दिन का इसमें ये निर्माण में समय लगा था। और आपसे पूछा जाएगा कि अध्ययन कितने देशों के संविधान को किया गया था, तो इनको लिखने में निर्माण तो हो गया, अध्ययन कितने देशों का किया गया था, अध्ययन देशों के संविधान का। तो याद रखना कितने देशों, अध्ययन देशों के संविधान, कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो आप बताएंगे 60 देशों का। कितने देशों का संविधान पढ़ा गया, 60 देशों के संविधान को पढ़ाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कितना खर्च हुआ इसमें, तो खर्च भी लिख लेना आप। तो इसमें जो खर्च हुआ था वो हुआ था आपका 64 लाख रुपए, लगभग लगभग कितना हुआ आपका 64 लाख रुपए अप्रोक्स में ना, लगभग। और कितनी बैठकें हुई इसमें, तो याद रखना इसको बनाने समय, संविधान को बनाने में 11 सत्र है ना, याद रखना कितनी बैठकें हुई, तो इसको संविधान को बनाने में 11 बैठकें, अंतिम बैठक को मिलाकर अंतिम बैठक भी इसमें आएगी, तो कुल हो जाएंगे आपकी कुल 12। कितनी बैठकें हुई आपकी, 12 बैठकें इसमें शामिल हुई, 12 बैठक या जिसको हम सत्र कह सकते हैं। कितने सत्र हुए आपके, 12 सत्र अंतिम बैठक को मिलाकर इसमें शामिल किए गए। याद रखना प्रारूप पर विचार विमर्श कितने दिन तक किया गया था, प्रारूप पर विचार, तो जो प्रारूप पर विचार किया गया था वो आपका 114 दिन तक किया गया था। कितने दिन तक किया गया था, 114 दिन तक किया गया था, है ना। इसका जो वाचन है, संविधान का जो वाचन है, संविधान का वाचन कितनी बार किया गया था, तो वाचन किया गया था आपका 3 बार। कितनी बार किया गया था आपका, 3 बार इसका जो है वाचन किया गया था। तो याद रखना इसको स्वीकार तैयार कब हो गया था जी आपका, है ना, संविधान तैयार कब हुआ आपका, तो जो संविधान है वो तैयार हुआ आपका कब, तो वो डेट लिख लेना आप। ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये आपका तैयार हो चुका था। जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन इसको क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो याद रखना तैयार होने के बाद क्या हो गया जी आपका, स्वीकार होता है। तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को ही इसको क्या कर लिया गया था आपका, स्वीकार किया गया। यानी स्वीकार बोले तो अंगीकृत किया गया, स्वीकार या अंगीकृत किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब ये संविधान बना था तो इसमें क्या क्या था, तो याद रखना जब ये संविधान बना आपका, कब तैयार हो चुका है आपका, 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें क्या था, तो आप लिख लेना एक प्रस्तावना थी। इसमें क्या थी आपकी, एक प्रस्तावना थी। इसमें जो है 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे, है ना। 8 अनुसूचियां थी, 8 क्या थी आपकी, अनुसूची थी। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो अनुच्छेद कितने थे, तो अपन लिख लेना 395 अनुच्छेद थे। ये इसका कैसा था, आकार था, ये आकार में सम्मिलित होते हैं। ये इसका आकार था। आकार में क्या क्या आया आपका, एक प्रस्तावना, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो अब हमारे पास आता है कि अंगीकृत, स्वीकार भी कर लिया है ना। संविधान को लागू कब किया गया, तो आप लिख लेना कि संविधान को लागू, संविधान को जो लागू है वो कितने तरीके से किया गया, तो 2 बार लागू किया गया है। कब कब किया गया है, तो एक आंशिक रूप से और एक पूर्णता। तो इधर किया गया था कैसा आपका, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, और दूसरा हम पढ़ेंगे कब, पूर्ण रूप से। एक आंशिक रूप से और दूसरा कैसा होगा आपका, पूर्ण रूप से इसको लागू किया जाएगा। तो आंशिक रूप से लागू किया गया था कब, तो आंशिक रूप से इसको लागू किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को।
आंशिक रूप से इसको लागू किया गया, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कितने चीजें लागू की गई थी, तो इसमें जो है 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने किए गए थे इस समय? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और वो भी किससे संबंधित थे? तो वो जो संबंधित थे वो नागरिकता से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आपके नागरिकता से संबंधित थे। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था आपका? पूर्ण रूप से जो लागू किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950। और इसी दिन मनाते हैं हम क्या? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान को पूर्णता लागू किया गया। लेकिन याद रखना कि संविधान सभा की बैठकें हो गई, इस पे अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो जो अंतिम बैठक है वो कब बुलाई गई थी आपकी? तो वो हुई थी आपकी अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी को। कब हुई आपकी अंतिम बैठक? हुई आपकी कब? 24 जनवरी 1950 को, है ना। अब आपसे पूछा जाए अंतिम बैठक, या जिसको हम कह सकते हैं क्या? हस्ताक्षर, कब हो गए थे आपकी? 24 जनवरी 1950 को। और आपको पता है 26 जनवरी को संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। और इसी दिन आपको पता है 26 जनवरी 1950 को ही हम क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं अपन? स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है कब आप कहोगे 1929 में, कब 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि हम प्रतिवर्ष जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए पहली बार जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो आप लिख लेना आप यहीं पर कि पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो की गई थी आपकी कब? 1929 को। 1929 लाहौर अधिवेशन। कब की गई थी आपकी? लाहौर अधिवेशन, इसकी घोषणा की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको याद रखना है। जब हमारा संविधान लिख गया है, नाम भी आ गया है, तो अब याद रखना संविधान का नाम क्या किया गया? तो संविधान का नाम, अब मेन तो चीज नाम ही है ना, तो आप लिख लीजिए संविधान का नाम क्या रखा गया? संविधान का नाम रखा गया था आपका, नाम है आपका क्या? भारत का संविधान। क्या नाम रखा गया? भारत का संविधान नाम रखा गया। अब जब नाम रखा गया है, इंग्लिश में बोलेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद कितने थे इसमें? 393 में दिया गया है। याद रखना इसका जो नाम है, ये नाम कहाँ दिया गया है? नाम जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? अनुच्छेद 393 में इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो 393 में इसका नाम दिया गया है, याद रखना। और अब हमें याद रखना है यहीं पर कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक था आपका क्या? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था अपना? हाथी निशान। याद रखना संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का जो अपना प्रतीक था उसका नाम है हाथी का निशान। और याद रखना, अब देखिए संविधान हमने देख लिया, बन गया है, नाम भी रख दिया गया है, तो कोई ना कोई तो पेज पे लिख रहा होगा, है ना। पेज का आकार भी होगा आपका, कोई ना कोई ने तो डिजाइन भी की होगी उस पर, है ना। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं।
देखिए, ये जो आपका संविधान, अब हेडिंग डाल लीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं वह कौन व्यक्ति थे जिसने संविधान को लिखा, है ना। संविधान को लिखने वाले व्यक्ति, याद रखना, संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका जो नाम है, नाम लिख लेना आप, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था इनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था? इसका सुलेखन का काम किया था, है ना। ये कौन थे? ये जो थे संविधान के सुलेखक थे, सुलेखक, है ना। और किस भाषा में इन्होंने सुलेखन किया था? तो याद रखना, ये अंग्रेजी संस्करण था। क्या था आपका? अंग्रेजी संस्करण। अपने हाथों से इन्होंने इसका संस्करण किया था, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा हिंदी संस्करण किसने किया, तो आप याद रखना हिंदी में किसने लिखा था। तो हिंदी जो संस्करण है, हिंदी संस्करण किया था, उनका नाम क्या आपका? बसंत कृष्ण वैद। कौन थे आपके? बसंत कृष्ण वैद। वसंत कृष्ण वैद ने क्या किया था? हिंदी संस्करण किया था। और अब आपको याद रखना है पेजों की सजावट। क्या याद रखना है? पेजों की सजावट किसने की थी? तो आप कहेंगे, उनका नाम लिख लीजिए आप, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस एवं उनके सहयोगी, सहयोगियों ने क्या किया था? इसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था, है ना। आप देखिए इस पे जो है वो कैसा लिखा गया है, इस पे जो राइटिंग लिखी गई है वो इटैलिक है, यानी तिरछे अक्षर लिखे गए हैं। कैसे अक्षर गए हैं आपके? तिरछे अक्षर लिखे गए हैं। याद रखना कैसे लिखे गए हैं आपके? तिरछे अक्षर, जिसको हम कहेंगे इटैलिक भाषा में लिखा गया है। कैसे लिखा गया आपका? इटैलिक भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया आपका? इटैलिक भाषा में लिखा गया है। अब जब इटैलिक भाषा में लिखा गया है तो पेज की साइज क्या है? तो पेज की जो साइज है वो 22 इंटू 16 इंच। कितना है? 22। तो 22 ऐसे में है, 16 ऐसे में। अब इस पे जो डिजाइन कैसे की गई है, तो बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसकी डिजाइन कर दी भैया, है ना। क्या की गई? आपकी डिजाइन की गई है बेहतरीन तरीके से। पेजों की क्या की गई? आपकी सजावट की गई है। अलग अलग तरीके से बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको सजा दिया था। अब और याद रखना संविधान सभा के और अन्य क्या निर्णय हैं, ये तो हमने उसके संविधान के पेज मेज की डिजाइन कर दी है। और याद रखना है कि संविधान सभा के अन्य निर्णय, संविधान सभा के अन्य निर्णय, और कौन कौन से निर्णय हुए संविधान सभा के, तो उन्होंने क्या कहा? जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद, है ना, उन्होंने क्या कहा कि भारत ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। तो याद रखना कि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। क्या किया है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार कर लिया भारत ने। और इसमें क्या आपको कहा गया? तो आपसे याद रखना राष्ट्रमंडल के बारे में पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल क्या था? कि उन देशों का समूह जहां कभी ब्रिटेन का शासन था। तो राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है आपका? कि उन देशों का समूह जहां कभी ब्रिटेन का शासन था, जहां कभी ब्रिटेन का शासन था। याद रखना है उन देशों का समूह जहां कभी ब्रिटेन का भी शासन था। और याद रखना आपको,
और हमने क्या शामिल कर लिया इसी में हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है ना। और यही हम बात करेंगे, राष्ट्रगान की बात हो गई है। और दूसरा लिख लीजिए राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है ना। और यही हम बात करेंगे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया है। और यही याद रखेंगे प्रथम राष्ट्रपति का चयन। प्रथम राष्ट्रपति का जो चयन है वो कब किया गया था आपका। तो इन सब का जो काम है, इन सब की जो डेट है वो मेरे प्यारे लाडलो आपको याद रखना है। इन सब की जो है वो एक ही डेट है। इन सब की जो है वो एक ही डेट है। वो है आपकी कौन सी, 24 जनवरी। कौन सी है, 24 जनवरी 1950। कौन सी डेट है आपकी, 24 जनवरी 1950। इसलिए याद रखना प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का कार्यकाल है। तो राजेंद्र प्रसाद का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो वो आप बता देना 12 वर्ष का कार्यकाल था इनका। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।